Subscribe my channel Law and Communication Skills and press the bell icon for more informative lectures. Assalamu alaikum friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज़ ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 LLB पार्ट 2। सबसे पहले अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, वो है इसकी अमेंडमेंट को जानना कि अब तक 1973 से लेकर अब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर कितनी अमेंडमेंट हो चुकी हैं, कब हुई, किस लिए हुई और उन अमेंडमेंट को करने का मकसद और पर्पज़ क्या था, उनके बिहाइंड अचीवमेंट क्या थी। तो सबसे पहले मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर लेक्चर देता चलूँ कि अब तक कितनी अमेंडमेंट हो चुकी हैं, वो अमेंडमेंट कब हुई थी और क्यों हुई थी। पहली अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 बनने के एक साल बाद 1974 के अंदर पाकिस्तान के हदूद अरबा का दोबारा से तयन किया गया, दोबारा से इसकी जांच की गई, इसकी पैमाइश की गई और पैमाइश करके पाकिस्तान के हदूद अरबा को आइन के अंदर डिफ़ाइन किया गया। तो पहली अमेंडमेंट एक साल के बाद पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की गई। दूसरी अमेंडमेंट कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया। दूसरी अमेंडमेंट 1974, ये भी 74 के अंदर ही की गई। इसके अंदर कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया, उनको गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया गया। ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट था, इसके ऊपर भी हम एक अपना कम्प्रीहेंसिव लेक्चर बनाएंगे कि उनको किस वजह पर गैर मुस्लिम करार दिया गया, अन इस्लामिक उनको डिक्लेयर किया गया, उसकी बिहाइंड रीज़न क्या थी, पर्पज़ क्या थे। एनीवे, जो दूसरी अमेंडमेंट थी उसके अंदर कादियानियों को मुसलमानों से अलग किया गया, उनको गैर मुस्लिम करार दिया गया, उनको एक अक़लियत करार दिया गया पाकिस्तान के अंदर। तो दूसरी अमेंडमेंट 1974 के अंदर की गई। थर्ड अमेंडमेंट, तीसरी अमेंडमेंट 1975 के अंदर की गई। इस तरमीम में तीसरी अमेंडमेंट 1975 के अंदर की गई। इस अमेंडमेंट के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन की मुद्दत को बढ़ाया गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन किसी शख्स को नामालूम मुकाम पर रखना जो पाकिस्तान या स्टेट के ख़िलाफ़ किसी ऐसी सरगर्मी के अंदर मुलव्विस हो, लाइक गद्दारी के मामलात के अंदर, दहशतगर्दी के मामलात में, तो किसी एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो, तो ऐसे शख्स की गिरफ्तारी की मुद्दत को बढ़ाया गया। चौथी अमेंडमेंट 1975 के अंदर की गई। अक़लियतों को पार्लियामेंट के अंदर इजाफी सीट्स दी गई। जो माइनॉरिटीज़ थी उनको पार्लियामेंट के अंदर इजाफी सीट्स प्रोवाइड की गई, फरहम की गई। पाँचवीं अमेंडमेंट, हाई कोर्ट के इख्तियार समात को वसी किया गया। जो 5 अमेंडमेंट थी 1976 के अंदर की गई, उसके अंदर हाई कोर्ट का जो समात करने का, हेयरिंग करने का, केस को सुनने का जो इख्तियार है उसको बढ़ा दिया गया। उसके अंदर रिट को इंक्लूड किया गया, जिसका हम इसके फ़ौरन बाद लेक्चर अपलोड करेंगे, रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। छठी अमेंडमेंट 1976 को की गई। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजेस की रिटायर्ड की मुद्दत मुलाजमत 62 और 65 ईयर की गई। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत थी वो 62 हाई कोर्ट एंड 65 सुप्रीम कोर्ट बिल तरतीब की गई। सातवीं अमेंडमेंट 1977 में की गई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये पावर दी गई कि वो किसी भी वक्त पाकिस्तानी अवाम से एतमाद का वोट हासिल कर सकता है। ये सातवीं अमेंडमेंट थी जो 1977 को की गई। आठवीं अमेंडमेंट 1985 को की गई। पार्लिमानी निज़ाम से सेमी सदारती निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया और सदर को अजाफी इख्तियार दिया गया। 58(2)B के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को अजाफी इख्तियार दिए गए, जिसके अंदर वो असम्बलीज़ को तहलील कर सकता था, असम्बलीज़ को ख़त्म कर सकता था और इस तरह के कुछ इख्तियार उसके पावर्स के अंदर शामिल थे। उसकी कुछ पावर्स उसको डेलीगेट की गई। नौवीं अमेंडमेंट 1985 को की गई, जिसके अंदर शरी लॉ को लॉ ऑफ द लैंड का दर्जा दिया गया, यानी कि इस्लामिक शरी लॉ को पाकिस्तानी ज़मीन का हिस्सा, पाकिस्तानी ज़मीन के लिए वाजिब और लाज़िमुल मुल्ज़म करार दिया गया। 10वीं अमेंडमेंट 1987 को की गई। जो 9वीं अमेंडमेंट थी वो 1985 को की गई थी। 10वीं अमेंडमेंट 1987 को की गई। पार्लियामेंट के इजलास का दौरानिया मुकर्रर किया गया। 2 अजलासों के दरमियान का जो वक्फ़ा है वो 130 दिन से ज़ायद नहीं होना चाहिए। ये थी 10वीं अमेंडमेंट। 11वीं अमेंडमेंट 1989 को की गई। दोनों असम्बलियों में सीटों की रिवीजन की गई। दोनों असम्बलीज़ जो सेनेट और कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली जो है हमारी, इन दोनों के अंदर जो सीट्स की रिवीजन थी उसको डिफ़ाइन किया गया। 12वीं अमेंडमेंट 1991 को की गई। संगीन जुराइम की तेज़ तरीन ट्रायल के लिए खुसूसी अदालतें 3 साल के लिए कायम की गई। स्पेशल कोर्ट्स 3 साल के लिए कायम की गई। ये 12वीं अमेंडमेंट थी। 13वीं अमेंडमेंट 1997 को की गई। सदर की नेशनल असम्बली तहलील करने और वज़ीर-ए-आज़म के हटाने की पावर को ख़त्म कर दिया गया, जो कि पहली तरमीम के अंदर जहाँ पर सदर को ये इख्तियार दिया गया था, अजाफी इख्तियार दिया गया था, उस इख्तियार को 13वीं तरमीम के अंदर ख़त्म कर दिया गया। सदर का ये इख्तियार जो है उसको ख़त्म कर दिया कि वो वज़ीर-ए-आज़म को हटा सकता है या नेशनल असम्बलीज़ को या प्रोविंशियल असम्बलीज़ को गवर्नर राज नाफज कर सकता है या
पार्लियामेंट को तहलील कर सकता है, डिसमिस कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। ये 13वीं अमेंडमेंट थी, 1997 में की गई। 14वीं अमेंडमेंट वो भी 1997 में की गई। मेंबरान पार्लियामेंट में डिफेक्ट पाए जाने की सूरत में इनको ओहदों से हटाने का कानून वाज़ा किया गया। अगर पार्लियामेंट की मेंबरान के दरमियान में कोई डिफेक्ट पाया जाता है तो किस तरह से, किस सूरत में इनको इनके ओहदे से हटाया जाएगा, तो इस कानून को वज़ा किया गया। 15वीं तरमीम 1998 में की गई। शरी लॉ को लागू करने के बिल को पास ना किया गया। जो शरी लॉ को लागू करना था, जो पहले मैंने आपको बताया कि उसको लॉ ऑफ लैंड कहा गया, उस बिल को पास नहीं किया गया। 16वीं तरमीम आईन पाकिस्तान के अंदर 16वीं तरमीम आईन पाकिस्तान में 1999 को की गई। कोटा सिस्टम की मुद्दत 20 साल से बढ़ाकर 40 साल तक कर दी गई। 17वीं तरमीम 2003 को की गई। सदर की पावर्स के अंदर इजाफा किया गया। जो हमारे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जब आए थे, मार्शल लॉ लगा था, तो उस दौरान के अंदर जो पावर्स सदर को, प्रेसिडेंट को मिली थी, ये उस तरमीम के हवाले से है। 18वीं तरमीम 2010, इस तरमीम में आर्टिकल 6 मुतारफ़ करवाया गया, NWFP का नाम तब्दील करके। 18वीं तरमीम 2010 को की गई। इस तरमीम में NWFP का नाम तब्दील करके आर्टिकल 6 मुतारफ़ करवाया गया और इसके अलावा सदर की नेशनल असम्बली को तहलील करने की पावर को भी ख़त्म किया गया। दोबारा से फिर जो 2003 के अंदर बहाल हुई थी, उसको 2010 में दोबारा से फिर तहलील कर दिया गया। 19वीं तरमीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट कायम की गई और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के हवाले से कानून वज़ा किया गया। 20वीं तरमीम 2012 में की गई। साफ शिफाफ इंतखाबात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का दर्जा दिया गया। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो किसी के मातहत नहीं था, वो एक स्टेट के लिए, एक मुल्क के लिए काम कर रहा है, वो गैर जानबदार होकर काम करेगा। जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, दैन वो एक डिपार्टमेंट था, तो वो प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के, किसी ना किसी अदारे के मातहत काम करता है। बट जब किसी अदारे को पाकिस्तान का लक़ब मिल जाता है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ जब वो अटैच हो जाता है, दैन वो पाकिस्तान की नज़रियात के लिए काम करता है, फिर वो अदारा पाकिस्तान के लिए काम करता है, किसी अदारे के सबॉर्डिनेट काम नहीं करता। तो ये तरमीम थी 20वीं तरमीम जो 2012 में की गई। 21वीं तरमीम सानिया APS आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद मिलिट्री कोर्ट्स को जो मुतारफ़ करवाया गया, वो 21वीं तरमीम के अंदर मुतारफ़ करवाया गया। 22वीं तरमीम 2016 के अंदर की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की अहलियत का दायरा कार तब्दील किया गया। ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स भी मेंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बन सकेंगे। जो ब्यूरोक्रेट्स थे या टेक्नोक्रेट्स थे वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर बन सकते हैं। 23वीं तरमीम 2017 साल 2015 में जो कौमी असम्बली ने 21वीं तरमीम के तहत आर्मी कोर्ट्स कायम की थी, APS वाक़े के बाद, आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े के बाद जो आर्मी मिलिट्री कोर्ट्स को कायम किया गया था, ये 2 साल का दौरानिया 6 जनवरी 2017 को ख़त्म हो गया था। 23वीं तरमीम में मिलिट्री कोर्ट्स के दौरानी को मज़ीद 2 साल के लिए 6 जनवरी 2019 तक बढ़ा दिया गया। पहले भी 2 साल के लिए था, तो ये 6 जनवरी 2017 को ख़त्म हो गया। उसके बाद 23वीं तरमीम 2017 में इस दौरानियों को मज़ीद 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 24वीं तरमीम 2017 को की गई। मरदमशुमारी के नतायज की बुनियाद पर हल्का बंदियों को दोबारा से तश्कील दिया गया। और सबसे आखिरी तरमीम 25वीं तरमीम 2018 को की गई। फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में मिलाने के लिए सदर ने 21 मई 2018 को दस्तखत किए और ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की, आइन की अब तक की आखिरी अमेंडमेंट है। अभी तक इसके बाद कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। मज़ीद जो भी फर्दर अमेंडमेंट आएगी तो उसके ऊपर भी मैं लेक्चर अपना अपलोड कर दूँगा। आई होप आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मज़ीद इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए मेरे लॉ के चैनल को, लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकॉन, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और हमारा वेरी नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान जुरिसडिक्शन ऑफ रिट आर्टिकल 199 के ऊपर होगा, जो इसके फ़ौरन बाद अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हम LLB पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इनफैक्ट जितने भी लॉ के सब्जेक्ट्स हैं उनकी एक सीरीज़ के हिसाब से हम लेकर इसको चल रहे हैं। लॉ ऑफ एविडेंस हमारा पार्ट 3 का सब्जेक्ट चल रहा है, पार्ट 2 का लॉ ऑफ इक्विटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और पार्ट 1 का पाकिस्तान पिनल कोड, एंड अब नया सब्जेक्ट जो शामिल हो रहा है वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो भी इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम।